आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 11 का ये चैप्टर होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसमें मेनली हम लोगों को दो ग्रुप पढ़ना है। ग्रुप 1 जिसको अल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप 2 जिसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, और आफ्टर द स्टडी ऑफ ग्रुप 1 वी विल डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, बिकॉज बहुत सारा ऐसा प्रॉपर्टी है जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में सिमिलर है, बहुत सारा सिमिलैरिटी है, अंतर भी है लेकिन सिमिलैरिटी भी है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के चैप्टर का नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग जान लें कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को ऐसा नाम क्यों दिया गया, वाई दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि एलिमेंट्स in which their last electron is being filled in s orbital are called s block elements। सबसे पहले क्या है कि एलिमेंट्स इन विच देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन इज बीइंग फिल्ड इन एस ऑर्बिटल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। वैसे एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाके फिल होता है, वैसे एलिमेंट्स को हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे कोई एलिमेंट है, नहीं पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। तो एस पे जाकर के ये रुका, तो ये वाला एलिमेंट जो भी होगा वो एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोई एलिमेंट है y जिसका कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 है, तो ये भी s पे जाकर रुका, तो इस एलिमेंट को भी हम लोग कहेंगे कि वो s ब्लॉक का एलिमेंट है। अब हम लोग जानेंगे कि एलिमेंट्स जो s ब्लॉक में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो एलिमेंट्स वो होंगे जिनका, जैसे इसका अगर हम लोग देखें कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है, तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को मिलेगा NS1 या फिर NS2। S में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो S में 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है या S में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अगर कभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो कि वो ग्रुप 1, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो कि वो S में 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो ग्रुप 1 में जाएगा एलिमेंट, और अगर S में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो ग्रुप 2 में जाएगा। तो इसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का जो एलिमेंट्स हम लोगों के पास है वो है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और ग्रुप नंबर 2 में जो एलिमेंट है वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम। तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट्स का नाम है और ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का नाम है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर S में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब क्या है कि एलिमेंट जो हम लोगों के पास ग्रुप 1 का होता है उसको कहते हैं हम लोग अल्कली मेटल। अल्कली मेटल। तो पहला सवाल है कि अल्कली क्या होता है। तो अल्कली हम लोग कहते हैं बेस को, और वैसा बेस जो पानी में सॉल्युबल होता है। तो अल्कली का मतलब है वाटर सॉल्युबल बेस। वाटर सॉल्युबल बेसेस आर नोन एज अल्कली। तो इस ग्रुप का जो एलिमेंट्स है उसको अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, तो कारण बताया गया कि इसलिए कहेंगे क्योंकि ये सारा एलिमेंट्स का जो ऑक्साइड है या फिर जो इन सबों का हाइड्रोक्साइड है वो सब बेसिक नेचर का होता है। तो इसको अल्कली मेटल कहने का कारण हम लोग अगर लिखें तो लिखेंगे कि दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये सब जो है सो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो है सो बेसिक नेचर का होता है। इस वजह से ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम लोग
अल्कली मेटल कह देते हैं। जैसे फेमस आपको जो है सो अल्कली अगर हम लोग कहते हैं तो फेमस जो कंपाउंड हम लोगों के पास आता है, जैसे सोडियम का ऑक्साइड कहें या फिर सोडियम का हाइड्रोक्साइड कहें, पोटासियम का हाइड्रोक्साइड कहें, तो ये सब फेमस बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है। तो इस सब के इस नेचर की वजह से हम लोग पूरे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कह देते हैं अल्कली मेटल। फिर ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट जो है वो कहलाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसका कारण बताया गया कि ये सब जो एलिमेंट होगा इन सबों का देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स, जैसे उसमें था वैसे ही इसमें भी, जैसे उसमें ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड था वैसे ही इसमें भी देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक। पहला बात ये, और दूसरा कि दीज एलिमेंट्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ का, मिट्टी का जो सबसे ऊपरी लेयर होता है, अर्थ क्रस्ट उसको कहते हैं, उसमें ये एलिमेंट सब आसानी से हम लोगों को मिलता है। इस वजह से इन सबों के नाम में जो है सो एक अर्थ वर्ड भी जुड़ गया है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल किसको कहेंगे, तो ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को कहेंगे, और ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम लोग अल्कली मेटल कहते हैं। अब हम लोगों ने इसका नाम भी जान लिया है कि कौन कौन सा एलिमेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ये जो ग्रुप 1 का एलिमेंट है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। तो हम लोग लिखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं, एक बार उसको हम फिर से लिख दें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा या फिर 2 होगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह सकता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। मतलब इन सबों का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा, 1 होगा, और इसके हिसाब से इन सबों का वैलेंसी कितना होगा, तो वो भी 1 होगा। ये सारे एलिमेंट मोनोवैलेंट होंगे, सब जो है सो एक ही बॉन्ड बना सकते हैं, और इन सबों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और वैलेंसी भी 1 है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें कि ये सब एलिमेंट जब कंपाउंड बनाएगा तो क्या होगा, तो इन सबों का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है कि जब भी इस ग्रुप का एलिमेंट, ग्रुप 1 का एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में जाएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। फ्री स्टेट में तो सबका 0 होता है, बट कंपाउंड्स के फॉर्म में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा हम लोगों को पढ़ना है एटॉमिक या आयनिक रेडियस। तो एटॉमिक या आयनिक रेडियस के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो देखा गया कि जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, तो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक रेडियस जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे इंक्रीज़ करता है, और ये रेगुलर इंक्रीज़ होता है, इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये इजीली जो है सो आपको याद में रहेगा। बोथ एटॉमिक रेडियस एज वेल एज आयनिक रेडियस बोथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और इसका कारण क्या है, तो कारण बताया गया कि जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं वैसे वैसे इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल होता है। शेल का नंबर जो है सो ग्रुप में जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे बढ़ता है। और जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हम लोग देखें कि लिथियम का क्या, तो लिथियम में आप देखेंगे कि ये ऐसे लिखें, अगर हम लोग 2 और 1, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो सिर्फ यही होगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आ जाएगा 281। पोटासियम का 19, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2881। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि इसमें 2 शेल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो इसका साइज़ छोटा होगा। इसमें 3 शेल है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एंटर किया है, इसमें 4 शेल का यूज़ हो रहा है। तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एलिमेंट इंक्रीजेस। दैट्स वाई हम लोग कहेंगे कि एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा ग्रुप में नीचे जाने पे।
और अगर किसी एक एलिमेंट के एटॉमिक और आयनिक रेडियस के बारे में पूछा जाए तो चूंकि ये सब एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ करेगा तो ये सब बनाएगा क्या, कटायन। तो इसीलिए जो नॉर्मल हम लोगों के पास आयनिक रेडियस होगा वो आयनिक रेडियस छोटा हो जाएगा एटॉमिक रेडियस से। एटॉमिक रेडियस के कंपैरिजन में आयनिक रेडियस छोटा होगा, मतलब Na+ का अगर आप रेडियस चेक करें तो ये छोटा होगा रेडियस ऑफ Na एटम से। Na एटम के कंपैरिजन में रेडियस जो Na आयन का होगा वो छोटा होगा। सभी एटम और आयन का रिलेशन यही होगा इस ग्रुप में। थर्ड जो हम लोगों के पास कैरेक्टरिस्टिक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों के पास है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पीरियोडिक टेबल में आप पढ़े होंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, मतलब जिस एटम का रेडियस बड़ा होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी छोटा होगा और जिसका रेडियस छोटा होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी बड़ा होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस बात को लिख लेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होगा। तो अभी ग्रुप में हम लोगों ने देखा कि रेडियस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, घटेगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा जो है सो लिथियम का होगा, फिर सोडियम का, पोटेशियम का, फिर उसके बाद जो है सो रुबिडियम का, फिर सीजियम का। फ्रांसियम के बारे में बहुत सारा चीज़ नहीं पता हम लोगों को, क्योंकि फ्रांसियम का जो सबसे स्टेबल आइसोटोप है, फ्रांसियम का जो 223 है वो सबसे स्टेबल आइसोटोप है। इसका हाफ लाइफ हम लोग कहते हैं कि ये इसका हाफ लाइफ जो सबसे स्टेबल आइसोटोप है उसका हाफ लाइफ 21 मिनट होता है, इससे ज़्यादा वो जो है सो टिकेगा नहीं। तो 21 मिनट हाफ लाइफ जब सबसे स्टेबल आइसोटोप का है तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को उसका डिटेल नहीं पता है, इसलिए फ्रांसियम के बारे में हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी और भी कोई भी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी बहुत डिस्कस 11th क्लास में तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, और हायर क्लासेस में जा कर के आप देख सकते हैं, वो मिलेगा आपको। तो ये जो है सो हम लोगों के पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल हुआ। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास प्रॉपर्टी है फोर्थ, उसमें हम लोग कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी डेल्टा HYD और ये H लिखते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो पहले हम लोग जान लें कि हाइड्रेशन एंथैल्पी होता क्या है। तो अगर किसी मेटल को, जैसे कि आप सोडियम मेटल ही है तो सोडियम सॉलिड है, इसको वाटर लिक्विड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे तो ये Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये रिएक्शन जो है सो एक्सोथर्मिक होता है। इसका डेल्टा H हम लोग कहते हैं नेगेटिव होता है। सोडियम मेटल को पानी में रख देते हैं तो वो जलने लगता है और काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो इसका जो डिटेल में हम लोग देखें कि ये रिएक्शन जैसे स्टार्ट करेगा कहाँ से, तो सोडियम सॉलिड से, और इधर बाद में हम लोगों को क्या मिला, Na प्लस एक्वस। तो ये जो यहाँ से सॉलिड से एक्वस बदला, ये एक ही स्टेप में नहीं बदल गया है, इसका बदलने का जो है सो कई स्टेप है, उस सबको हम लोग अभी देखेंगे। Na सॉलिड से Na प्लस में हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ Na सॉलिड लिखा और इधर जो है सो Na प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो है सो सीधा प्रोसेस एक बार में लिख दिया। लेकिन ये प्रोसेस एक ही स्टेप में नहीं होता है। सबसे पहले क्या होगा कि Na एक्चुअली सोडियम सॉलिड से एनर्जी लेकर के पहले लिक्विड में बदलेगा, फिर लिक्विड के बाद एनर्जी लेकर के गैस में बदलेगा। उस दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं, वो दोनों एनर्जी सॉलिड से लिक्विड में अगर बदलता है तो कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, और लिक्विड से गैस में बदलता है तो उसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। लेकिन दोनों को कंबाइन करके हम लोग एक ही साथ कह देते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो ये यहाँ से यहाँ तक का एंथैल्पी जो है सो कहलाएगा सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसके बाद जो हम लोगों के पास Na गैस है उसको हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब प्रोवाइड करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब इसको हम लोग सप्लाई करेंगे तब ये Na प्लस गैस में बदलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहाँ पर। और अब इस गैसियस आयन को वाटर के साथ जब हम लोग ट्रीट करवाएंगे,
ये एक्वस सॉल्यूशन में जब जाएगा तब ये Na+ गैसियस से बदलेगा Na+ एक्वस में, और इस दौरान यहाँ पर रिलीज होगा कुछ एनर्जी। उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो अब इसमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या होगा कि हम लोगों को देना पड़ेगा, इसलिए इसका साइन पॉजिटिव होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, हम लोगों को देना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिव होगा। लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है, तो वो रिलीज होगा, इसलिए इसका साइन अगर हम लोग देखें तो इसका साइन नेगेटिव होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का। तो ये 3 स्टेप में प्रोसेस है, और यहाँ हम लोगों को फोकस यहाँ पर करना था कि जब Na+ गैसियस स्टेट से Na+ एक्वस स्टेट में कन्वर्ट होता है रिएक्शन विथ वाटर के साथ होने के बाद, तब जो एनर्जी रिलीज होता है उसी को कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर जान लेते हैं। तो बताया गया कि ये हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/रेडियस के, मतलब रेडियस जिसका बड़ा होगा उसका ये छोटा हो जाएगा, और रेडियस जिसका छोटा होगा उसका ये बड़ा हो जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो लिथियम सबसे छोटा है, तो Li+ एक्वस का ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर Na+ एक्वस का होगा, फिर K+ एक्वस का होगा, फिर Rb+ एक्वस का होगा, और फिर उसके बाद सीजियम का जो है सो हो जाएगा। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर कि इसके बाद हम लोगों को सीजियम+ एक्वस का मिलेगा क्या, तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी जब मेटल को मिल जाएगा तब वो अपने एक्वस मीडियम में अपने आयन में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो जब आयनिक स्टेट में आ चुका है, उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल जो है सो इकट्ठा हो चुके हैं, तब हम लोगों को ये डिस्कस करना है कि अब जो वो आयंस सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो अब उसका रेडियस क्या होगा, अब उसका रेडियस क्या होगा एक्वस मीडियम में उसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये चीज़। तो लिथियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब है कि लिथियम आयन के चारों तरफ सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर आया होगा, और इस वजह से लिथियम आयन का साइज़ जो है सो एक्वस सॉल्यूशन में सबसे बड़ा हो जाएगा। या फिर हम लोग कहें कि लिथियम आयन का जो मास है वो सबसे भारी हो जाएगा, वो सबसे हैवी हो जाएगा। और जब लिथियम आयन अपने एक्वस मीडियम में सबसे हैवी हो जाएगा तो उसके मूवमेंट का, चलने का जो स्पीड है वो सबसे कम हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग रिलेट करते हैं आयनिक मोबिलिटी से, और आयनिक मोबिलिटी से काफ़ी जो है सो सवाल पूछा जाता है, जेईई में भी कई बार आया है, नीट में भी आया है। तो यहाँ पर हम लोग आयनिक मोबिलिटी को भी लिख लेंगे। ये ध्यान में रखना होगा आपको कि ऐसे नॉर्मल कंडीशन में रेडियस जब हम लोग कह रहे थे तो लिथियम का क्या था, सबसे छोटा था अपने ग्रुप में, लेकिन एक्वस मीडियम में जब वो Li+ एक्वस बन चुका है तब उसका साइज़ या उसका रेडियस क्या है, सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे हेवी हो जाएगा वो लिथियम, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा अपने जो है सो हाई कहते हैं कि चार्ज डेंसिटी की वजह से, और इस वजह से उसका मास सबसे ज़्यादा हो जाएगा, तो उसका चलने का स्पीड सबसे कम हो जाएगा। तो आयनिक मोबिलिटी में हम लोग Li+ एक्वस का सबसे कम रखेंगे, फिर उसके बाद Na+ एक्वस का होगा, फिर उसके बाद K+ एक्वस, फिर इसके बाद Rb+ एक्वस, और उसके बाद सीजियम का ये एक्वस स्टेट में जो आयन होगा उसका आयनिक मोबिलिटी होगा। ये विशेष आपको ध्यान में रखना है। इसमें जो है सो हम 5 स्टार लगा देते हैं, जब भी कुछ आएगा इस तरह का इंपॉर्टेंट तो उसमें हम लोग 5 स्टार लगा लेंगे। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हाइड्रेशन एंथैल्पी और आयनिक मोबिलिटी, 2 चीज़ जो है सो इस टॉपिक में डिस्कस किए। फिर जो है सो हम लोग कुछ कंबाइन करके इसमें जान लें, जैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे ग्रुप में हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे डिक्रीज़ करता है। तो सीधा इसको एक ही बार में लिख देते हैं, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। रेगुलर डिक्रीज करता है, इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं दिखेगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का। एक प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी भी ग्रुप में नीचे जाने पे डिक्रीज करता है। तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम जनरली डिक्रीज करता है, ये है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये सोडियम और पोटासियम का ऑर्डर थोड़ा सा
उल्टा पुल्टा देखने को मिला। एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो सोडियम और पोटासियम का डेंसिटी थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, यहाँ पर ये गड़बड़ है और इसमें जो है सो लिथियम के बाद आ जाएगा पोटासियम और फिर आ जाएगा सोडियम, फिर रुबिडियम और सीजियम। तो ये डेंसिटी का ऑर्डर है, ये आपको थोड़ा सा एक्सेप्शन जैसा है, इसको आप ख्याल में रखेंगे। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इन सबों का फ्लेम टेस्ट कहते हैं। जो अगला प्रॉपर्टी हम लोगों के पास है ये है फ्लेम टेस्ट, कि इस सब मेटल को या फिर इस सब के मेटल के कंपाउंड को जब हम लोग हीट करते हैं तब वो डिफरेंट कलर्स शो करता है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम ये सब डिफरेंट कलर्स शो करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि व्हेन हीटेड दे एग्जिबिट डिफरेंट कलर्स। ये अलग अलग कलर जो है सो एग्जिबिट करेगा। लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। तो लिथियम को हम लोग कहते हैं कि लिथियम जो कलर शो करता है दैट इज़ क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड कहने का मतलब ब्लड के जैसा रेड, खून के जैसा लाल होगा। सोडियम गोल्डन येलो शो करेगा। पोटासियम जो है सो वायलेट कलर शो करेगा। रुबिडियम रेड कलर शो करेगा और सीजियम जो है सो ब्लू कलर शो करेगा। तो ये फ्लेम में जो डिफरेंट कलर शो करता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल हम लोग फ्लेम टेस्ट में करते हैं। और जो उसका प्रॉपर नेम है फ्लेम टेस्ट का वो हम लोग कहते हैं फ्लेम फोटोमेट्री, ठीक है, या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री या फ्लेम फोटोमेट्री से हम लोगों को ये पता चलता है। तो इसका बेसिस क्या है? तो जैसे आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है, और फिर जब वो एनर्जी रिलीज़ करता है तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में चला आता है। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि जब लिथियम सोडियम को हम लोग हीट करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है हायर ऑर्बिट में, और फिर थोड़ी देर बाद वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में नीचे आएगा और एक पर्टिकुलर एनर्जी का जो है सो रिलीज़ करेगा। उस एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगा वही हम लोगों को विजिबल लाइट के तौर पर दिखाई देता है। तो ये सब जो है सो हम लोगों के पास एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का, पहला ग्रुप का एलिमेंट्स का जो है सो कैरेक्टरिस्टिक्स है।